तो इससे पहले के सेशन में आपने देखा कि ये प्रकृतिवाद क्या है, और इस पर हमने काफी चर्चा भी की। तो मुझे लगता है कि इससे क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में यहाँ पर रूसो जो है वो कह रहे थे कि इंसान तो ठीक है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जो ये समाज है, सोसाइटी है ना, सोसाइटी में जो रूल्स बनते हैं, तुमने ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये क्या करते हैं, आपको जो नियमों में बांध देती है सोसाइटी, उसकी वजह से इंसान, रूसो कह रहे हैं ऐसा, ठीक है, बहुत चालाक, चालाक मतलब कि स्वार्थी, और बहुत दुष्ट, दुष्ट मतलब कि दूसरे का भी नुकसान कर देता है, ऐसा बन जाता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, वो एक प्योर है, सोल है, ठीक है, बट वो सोसाइटी में आकर के बेकार बन जाता है, लालच में आ जाता है। जैसे आप सोसाइटी में रह रहे हैं, है ना, आपने देखा कि आपके पड़ोसी के पास एक बढ़िया सी कार है 50 लाख की, तो आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। भले ही ना वो व्यक्ति आपको कोई हेल्प कर रहा है और ना ही आप कभी उससे हेल्प मांग रहे हैं, आपकी जो अर्निंग है उस अर्निंग से ही अपनी फैमिली को आप सर्वाइवल एड जो है वो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा कि यार उसके पास तो इतनी बड़ी कार है और मैं ऑटो में जा रहा हूँ। ऐसा होता है, नहीं होता है? तो प्रकृतिवाद ये कह रहा है, नेचुरलिज्म ये कह रहा है कि भाई प्रकृति ने तुमको जिस रूप में भेजा है, तुम उसी रूप में श्रेष्ठ हो, उसी रूप में तुम क्या हो, बेस्ट हो। ये जो मेटलिस्टिक वर्ड है, इसका बहुत बड़ा रोल तुम्हारी लाइफ में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको और एक्सप्लेन करते हुए फिर ये बोलते हैं कि भाई चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही पैसे वाला हो, लेकिन जब भूख लगेगी तो वो भी खाना ही खाएगा, आप भी खाना ही खाओगे। डिफरेंस ये हो सकता है कि वो 5 स्टार में खाएगा और उसका जो मेन्यू है वो डिफरेंट हो जाएगा, और आप घर पे खाओगे, आपका डिफरेंट होगा, बट पेट दोनों का ही भरेगा जब, ठीक है। अब ये तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी जो आपकी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, जो फिजिकल नीड्स होती हैं, वो दोनों इक्वल फॉर्म में ही अचीव करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं आता उसमें कि आपके पास पैसा कम है या ज्यादा है। साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं उसमें डिफरेंस आता है, और साइकोलॉजिकल नीड्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए रूसो जो है वो कहते हैं कि रूसो मनुष्य को किसी भी प्रकार के सामाजिक नियमों या आध्यात्मिक सीमाओं में बांधना नहीं चाहते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप प्लीज अंडरलाइन जरूर करिएगा, ठीक है, कि किस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति को सामाजिक नियमों तथा आध्यात्मिक सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। तो वो विचारधारा है प्राकृतिक प्राकृतिक विचारधारा, ठीक है, यानी कि नेचुरलिस्टिक थॉट। रूसो डू नॉट वांट टू बाइंड मैन इन एनी टाइप ऑफ सोशल लॉज एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रकृतिवाद में है, याद रखिए, क्योंकि अभी आप जब प्रयोजनवाद पढ़ेंगे ना, यानी प्रैग्मेटिज्म पढ़ेंगे, तो प्रैग्मेटिज्म में सोशल जो वैल्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सोशल रूल्स में बच्चा रहेगा, यानी कि सोसाइटी के जो रूल्स है उसमें बच जाएगा, ठीक। और जब आप पढ़ेंगे आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म में क्या है, स्पिरिचुअल वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो जो व्यक्ति है वो स्पिरिचुअल रूल्स में बढ़ जाएगा। तो प्रयोजनवाद में यानी प्रैग्मेटिज्म में सोशल रूल्स इंपॉर्टेंट है, तो व्यक्ति को सोशल वैल्यूज में बांधना पड़ता है। और आइडियलिज्म में स्पिरिचुअल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्यक्ति को स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक नियमों में बांधना पड़ता है। कहीं ना कहीं तो बद ही रहा है। लेकिन नेचुरलिस्टिक जो आइडियोलॉजी है, यानी कि प्राकृतिक विचारधारा जो है, प्रकृतिवादी विचारधारा है, वो वही एक ऐसी विचारधारा है, उसमें ना तो आपको कोई सोसाइटी की जरूरत है, और ना ही आपको कोई स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। आपको इन दोनों की आवश्यकता नहीं है, और इन दोनों में बांधने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए याद रखना है, ये डिफरेंस है बहुत इन दो तीनों के बीच में, और ऐसे डिफरेंस को लेकर के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। And it confirms that in his ideology, the development of true nature is an important aspect. तो किसी भी व्यक्ति की जो प्राकृतिक स्वभाव होता है, यानी कि वास्तविक जो प्रकृति होती है, उसका विकास ही क्या है, इंपॉर्टेंट है नेचुरलिज्म में। ये कुछ नेचुरलिज्म के बारे में था। अब है प्रकृतिवाद के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत इसको नहीं है, तो मैंने डिटेल में लिखा भी नहीं इसे, है ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में वैसे तो नेचुरलिज्म लिखा हुआ है, उतना डिटेल नहीं आता है, बट एग्जाम में अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि प्रकृतिवाद के कितने स्वरूप होते हैं, यानी व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। तो फर्स्ट फॉर्म है फिजिकल नेचर, यानी भौतिक प्रकृति, जिससे बना है भौतिक प्रकृतिवाद। दूसरा है मैकेनिकल
नेचर, यांत्रिक प्रकृति, मैकेनिकल मतलब होता है प्रोसेस, जिसमें प्रोसेस का स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर है आपका जैविक यानी कि बायोलॉजिकल, राइट। तो फिजिकल नेचुरलिज्म क्या है? स्टडीज द प्रोसेस ऑफ मैटर एंड फेनोमेना ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जिसमें हम बाहरी जगत या फिर जो भी पदार्थ है उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होती हैं, उनको समझते हैं। यांत्रिक प्रकृतिवाद, मैकेनिकल नेचुरलिज्म क्या है? तो इसमें हम जो हमारा संसार है, जो सृष्टि है ना, उसको एक निर्जीव, जिसमें जीवन ही नहीं है ना, ऐसे तत्व के रूप में देखते हैं, जैसे प्लास्टिक है ना, और आपका मेटल है कोई सा भी, चाहे वो आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, है ना, ऐसे निर्जीव मशीन के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, जिसका निर्माण जो है आपका पदार्थ या उसकी गति से हो रहा है। फिर जैविक प्रकृतिवाद यानी बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, ये जो जैविक प्रकृतिवाद है ये आपका डार्विन का दिया हुआ है, या डार्विन के कंसेप्ट पर बेस्ड है। आपने ऊपर देखा भी था कि प्रकृतिवादी विचारधारा के जो कहें कि मानने वाले हैं, है ना, जो नेचुरलिज्म को मानते हैं, उनमें से डार्विन भी एक थे। तो डार्विन का एक सिद्धांत है, आप लोगों ने सबने पढ़ाई होता है, जिसको हम बोलते हैं मनुष्य का विकास कर्मिक प्रक्रिया द्वारा निचले जानवरों से होता है। इट मीन्स अगर इंग्लिश में देखें हम, ठीक है, तो यह है कि मैन हैज इवॉल्व फ्रॉम लोअर एनिमल बाय अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब अब मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, ये तो आपको पता ही है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को एलैबोरेट करूंगा मैं। आपने तो सुना ही होगा ना कि जब कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन मतलब विकास कैसे हुआ, तो बोला जाता है कि जब सूर्य से कण अलग हुआ, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, उसमें फिर पहले धीरे 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 काई, है ना, यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म वो डेवलप होने लगे। फिर इस तरीके से वो बढ़ते 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 फिर जैसे बंदर, बंदर से फिर चिंपैंजी, चिंपैंजी से फिर आपका मनुष्य, ऐसे बनने लगे, ठीक है। और जिस अंग का प्रयोग कम होता रहा, वो अंग आपका एलिमिनेट होता रहा या छोटा होता रहा। इस वजह से जो पूंछ थी बंदर की, है ना, मनुष्य में वो पूंछ देखी नहीं जाती है एंड ऑल। तो ये क्या है? डार्विन थ्योरी कहलाती है इवोल्यूशन की, बदलाव कैसे हुआ करके, ठीक है। ये तो शायद पढ़ी होगी आप सभी लोगों ने, तो पता ही होता आप लोगों को। तो जैविक प्रकृतिवाद जो है वो डार्विन की इसी थ्योरी पर बेस्ड है, यानी कि सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। बहरहाल ये तीन के नाम याद रखिए, इन तीन के बारे में अगर, वैसे तो समझ में आ ही जाएगा आपको, भारी भरकम है नहीं, लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर दर्शन तो इतना है ना कि उसके अंदर अगर हम जितना जाते रहेंगे हम उलझते रहेंगे, मकड़ी के जाल की तरह है ये एक, बाहर निकलना मुश्किल पड़ जाएगा इससे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उस जाल को दूर से ही देखें, उसमें घुसे ना अंदर की तरफ, ठीक। आते हैं आधारभूत सिद्धांत यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। प्रकृतिवाद के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। पहला है इसमें कि जो ये अब जो मैंने बातें आपसे की है ना प्रकृतिवाद को समझाने के लिए, नेचुरलिज्म को डिस्कस जो हमने किया है, वही कुछ इस सिद्धांत में दिखाई देगा, क्योंकि कंसेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं। अब वही कंसेप्ट जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है या पहला जो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है आपका, दिस यूनिवर्स इज अ नेचुरल क्रिएशन। यह ब्रह्मांड क्या है? एक प्राकृतिक रचना है कि अपने आप ही हो गया। कैसे बना? अपने आप ही बन गया। डार्विन की थ्योरी लगा दीजिए इसमें आप, ना, ठीक है। ना कोई भगवान है उसको बनाने वाला, राइट, ना कोई ईश्वर है, ना कोई गॉड है, कोई नहीं है, ये अपने आप बन गया, प्राकृतिक रचना है। इसमें कोई भगवान, कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो पॉइंट क्लियर नहीं होगा, जो सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, प्लीज पूछ लीजिएगा। फिर है आपका, केवल यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है, ठीक है। तो आध्यात्मिक संसार को प्रकृतिवाद नहीं मानता है, राइट। भौतिक संसार मतलब जो प्रकृति जो आपको दिखाई दे रही है आपके चारों ओर, जो पांच सेंस ऑर्गन से डिस्कस किए थे मैंने आपने आपसे लास्ट सेशन में, अगर उन पांच सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से आप किसी भी तत्व को, किसी भी एलिमेंट को समझ पा रहे हैं, तो वही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट दुनिया में नहीं है। इट मीन्स
कि अगर हम बात करें ईश्वर की, तो क्या किसी ने ईश्वर को देखा? वो कहानियों में देखा वाला मत कह देना कि अभी वो, कि इसने तपस्या की थी तो ईश्वर प्रकट हुए थे, क्योंकि वो प्रकट हुए, वो जिसने देखा उसने भी नहीं लिखा। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते किसी ने देखा है। अब कोई ये कहता है कि यार मुझे सपने में भगवान आए, तो सपने में भगवान का कौन सा रूप आया आपको? जो आपके मंदिर में फोटो लगी रहती है ना, महादेव की, राम जी की, वही फोटो क्यों आपके सपने में आती है? अभी तो अयोध्या में जब प्राण स्थापना हुई है राम जी की, तो वहां पर तो दूसरे टाइप के राम जी दिखाई दे रहे हैं, आपके घर में दूसरे राम जी हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यस और नो? किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन बात तो सच है ना। हेलो? यस जी सर। सर। आप यस मुझे सर। बताइए ना, अपना अनुभव बताओ ना, आपके सपने में जब भगवान आते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता कि आपके मंदिर में जो भगवान की मूर्ति लगी है वही रूप आता है आपके सपने में? ऐसे तो होता है, जी सर। क्योंकि आप उसी मूर्ति को देख करके भगवान को याद कर रहे हो, उसी मूर्ति को आपने भगवान मान लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। तो अब यस। भगवान को आप देख तो सकते नहीं हो, टच यानी कि स्पर्श तो वैसे भी नहीं कर, क्योंकि सपने में तो आप फिर भी देख रहे थे, सपने में स्पर्श तो भी नहीं कर पा रहे थे ना, स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान की आवाज भी नहीं पता आपको कैसी होती है, वो तो अरुण गोविल जो राम के रूप में आए उन्हीं की आवाज राम जी की आवाज मान लेते हैं हम। होता नहीं होता ऐसा? ठीक है, इसी तरह से, यस सर। हाँ, भगवान की कोई आवाज भी नहीं है, भगवान का कोई स्पर्श भी नहीं है, भगवान का कोई रूप भी नहीं है, भगवान का कोई स्मेल यानी कि गंध भी नहीं है उनकी कोई, और भगवान का कोई टेस्ट भी नहीं है। टेस्ट करने से पहले तो आपको चीज को स्पर्श करना ही पड़ेगा। तो जब पांच की पांच ज्ञानेंद्रियों से आप ईश्वर को अनुभव कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना, आप एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं गॉड का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है? तो प्रकृतिवाद ये कहता है, जिस एलिमेंट को आप अपनी ये पांच ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी के लिए आप कहेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट दुनिया में नहीं होता। ठीक है, इसीलिए भौतिक संसार सत्य है, इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। ओनली दिस मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रू, देयर इज नो अदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। तो सारा आनंद जो है इस जीवन में ले लो, टेंशन मत लो ज्यादा। ठीक है, एंजॉय करो अपने हर पल को। और पढ़ने में भी इंजॉयमेंट होता है एक, ये भी आपने नोटिस किया होगा, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस है, जब मैं कुछ दिनों तक पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता हूँ तो खाली खाली सा लगता है, लेकिन जब कंटिन्यूअस कुछ सीखते रहो, कुछ नया पढ़ते रहो, तो बड़ा मजा आता है कि अरे आज मेरे को ये सीखने को मिला, आज मुझे ये सीखने को मिला। ऐसा होता नहीं होता है? ठीक है, यस आत्मा, सर। हाँ, यस सर। आत्मा पदार्थ से उत्पन्न एक चेतन तत्व है। आप माइक कर लीजिए मैम, किसी का माइक अनम्यूट हो गया है ना, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आत्मा क्या है? अब इनसे कहा जा रहा है कि भाई बाकी जो दर्शन है, क्योंकि इनसे पहले तो आदर्शवाद आया, आदर्शवाद ने कहा कि आध्यात्मिक संसार ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर, सुपीरियर है ना, और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए आत्मा का ज्ञान जरूरी है। तो रूसो के पास ये क्वेश्चन था कि भाई तुम आत्मा को कैसे डिनाई करोगे? तो रूसो ने क्या कहा, सुनिए इसको अब। तो रूसो कह रहे हैं कि आत्मा तो है, आत्मा को तो मना कर ही नहीं सकते, कि आत्मा नहीं होगी तो इंसान ही मर जाएगा। आत्मा पदार्थ से उत्पन्न एक चेतन तत्व है। क्या बोल रही है? पदार्थ मतलब हमारा शरीर, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, मांस हैं, जो ब्लड है अंदर, वो सब किसी ना किसी पदार्थ से बना हुआ है। बहुत सारे अलग अलग पदार्थों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। शक्तिमान को अगर आप याद करें, शक्तिमान सीरियल आपने देखा होगा, तो जब स्टार्ट होता था तो क्या होता था उसमें, वो ध्यान करता था शक्तिमान, और फिर वो पांच तत्व दिखाई देते थे अलग अलग, यहाँ से आकाश आ रहा है, यहाँ से अग्नि आ रही है, तो फिर इंसान बन रहा है। तो वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इंसान है वो इन तत्वों से बना हुआ है। आप अगर दर्शन में और डीप जाएं, सांख्य दर्शन पढ़ें, तो वहां पर 23 तत्व बताए गए हैं, 23 है ना मैटर बताया है जिससे इंसान बनता है। और फिर योग दर्शन में जाएं तो योग में 25 बताए गए हैं। तो इतने सारे एलिमेंट है जिससे किसी भी व्यक्ति का ढांचा बन रहा है शरीर का। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि तो इस ढांचे में एक तत्व है आत्मा, और वो आत्मा क्या है? जो आप उस आत्मा को समझ रहे हैं वही वो है। जैसे मैं हूं ना,
मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस दर्शन को स्वीकार करता हूँ, या जिस फिलॉसफी को मानता हूँ, उस फिलॉसफी में आत्मा के लिए जो कहा जाएगा, मेरी नजर में आत्मा वही है। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं आदर्शवादी विचारधारा को मानता हूं, तो मेरी नजर में आत्मा क्या है? परम तत्व है, सबसे बड़ा तत्व है दुनिया का। अगर मैं प्रकृतिवादी विचारधारा को मानता हूं, तो मेरी नजर में क्या है? आत्मा एक चेतन तत्व है, जो मेरे विचार के अनुसार है। इसी तरीके से हर विचारधारा में आत्मा का अलग अलग वर्णन किया गया है। तो जैसी विचारधारा हम मानेंगे, वैसे ही आत्मा बन जाएगी, इसीलिए उसको चेतन तत्व कहा गया है। ठीक है। सोल इज अ कॉन्शियस एलिमेंट। कॉन्शियस मतलब कि जो भी आप समझ रहे हैं, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, जो आप देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, जिसको अभी आप अपने ब्रेन में एंटर कर रहे हैं, मस्तिष्क में डाल रहे हैं, वो सब क्या है? कॉन्शियस है। कॉन्शियस एलिमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैटर। तो प्रोड्यूस तो मैटर से ही हुआ है ना, पदार्थ से ही बना हुआ है, लेकिन क्या है? चेतन तत्व है। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य है। मैन इज द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स। और यूनिवर्स का क्रिएशन किसने किया है? बताइए, अभी अभी बताया था आप लोगों को। बताइए, सृष्टि का निर्माण किसने किया है? बोलिए। हु इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स? क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आएगा ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए। नेचर। नेचर। यही तो पढ़ा हमने फर्स्ट, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वही तो ये है। नेचर इज द क्रिएशन क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। हाँ, तो नेचर क्रिएट यूनिवर्स, एंड among all elements a man is the best element of universe। ठीक है। तो नेचर यानी कि प्रकृति ने ही इस संसार को, इस सृष्टि को बनाया है। उसमें पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, बहुत कुछ है। उन सभी में एक और तत्व है, वो है आपका मनुष्य। और वो मनुष्य क्या है? सभी तत्वों में सबसे बढ़िया है। जैसे आपके घर में किताब पढ़ने के शौकीन है, आपने बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, 25-30 किताबें आपके घर में रखी हैं। आपसे कहा जाए बताओ इन सब किताबों में सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है, तो उनमें से एक किताब निकाल करके आप दे देंगे। तो ऐसे ही है, इस प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं, जैसे आपके घर में बहुत सारी किताबें हैं। अब जब कहा जाता है कि इन सारे ही तत्वों में सबसे बेस्ट तत्व कौन सा है, तो मनुष्य को बेस्ट तत्व के रूप में माना जाता है। जैसे आपकी 25-30 किताबों में से एक किताब को आप बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, बेस्ट कहते हैं। ठीक है। मानव विकास का एक प्राकृतिक क्रिया है। मानव विकास क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक होते रहती है। जो चीज नेचुरल है, उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं चलता, होता ही रहेगा वो। जैसे आपने कोई बीज लगा दिया कहीं पर जंगल में, ठीक है। अब आप उसके पास नहीं भी जा रहे हैं ना, तब भी वो बीज उगेगा, बड़ा होगा, अब बढ़ता रहेगा, अगर कोई दूसरा जानवर उसको आकर के खा ना जाए। ठीक है। ऐसे ही जिस मनुष्य ने, जिस बच्चे ने जन्म ले लिया है, अब उसकी आप केयर करो या ना करो, वो बच्चा जो है वो बड़ा तो हो ही जाएगा। ऐसा तो होता है ना? क्यों? क्योंकि वो क्या है? प्राकृतिक क्रिया है ये। ठीक है। अब आप ये कहोगे कि कैसे बड़ा हो जाएगा? अगर हम बच्चे को खाना ही नहीं खिलाएंगे, उसको दूध ही नहीं पिलाएंगे, तो बड़ा कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों का हो सकता है, तो इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा आप लोगों को कि आप अगर नहीं भी खिलाएंगे, तो कोई ना कोई तो उसको खिलाई देगा, है ना? ठीक है। कैसे खिलाएगा? तो माना कि आपका बच्चा नहीं है, कोई बच्चा आपके सामने लेटा हुआ है, बहुत जोर जोर से रो रहा है, उसके रोने से आप परेशान हो गए बहुत ज्यादा। अब उस परेशानी से निजात पाने के लिए, बचने के लिए, अब आप उसको कुछ ना कुछ खिलाई दोगे ताकि वो चुप हो जाए। ठीक है। जैसे आप घर के आसपास देखते होंगे, स्ट्रीट डॉग बार बार आपके पीछे लग रहे हैं, है ना? आप उनसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो आपको लगा कि चलो यार 2-4 बिस्किट के टुकड़े दे दो, ये फिर बिजी हो जाएंगे और हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। ठीक है, ये चीज हुई ना। आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य प्रसन्न रहना है। तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। आपसे कहा जाए कि आपकी लाइफ का एम क्या है, तो आप कहोगे क्या? एलटी ग्रेड टीचर बनना, लेक्चरर बनना, प्रोफेसर बनना, या फिर कुछ और बनना? बोलोगे हाँ या ना? हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपसे फिर कहा जाएगा कि अच्छा बताओ, एलटी ग्रेड का टीचर बनना आपका एम है, बन गए आप एलटी ग्रेड के टीचर,
उसके बाद आपका एम क्या होगा? फिर आप कहोगे फिर मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, फिर मेरे का जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी, जो मन करेगा वो कपड़ा पहनूंगी, जहां मन करेगा वहां घूमने जाऊंगी, यही तो बोलोगे? हाँ या ना? Yes, कुछ तो sir. जवाब दो। Yes, sir. यस सर। ये इसके अलावा कोई और आंसर भी हो सकता है आपका, मैं अपने बच्चों के लिए जमा करूंगी, उनके लिए सोचूंगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप वो करोगे जो आपको खुशी देता होगा। अगर आपको अपने बच्चों के लिए कोई चीज लाना पसंद है, आपको बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाना पसंद है, तो उससे आपको खुशी मिल रही है ना। आपको घूमना पसंद है तो आप जब घूमने जा रहे हैं तो आपको खुशी मिल रही है। आपको पिज्जा खाना पसंद है तो आप जब पिज्जा खाने जा रहे हैं डोमिनोज के अंदर तो आपको खुशी मिल रही है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बताइए हाँ या ना। जी सर। तो अल्टीमेट एम तो खुश होना है ना आपका। जॉब तो वो खुशी पाने का माध्यम हो जाएगा ना सिर्फ एक। तो एलटी ग्रेड का जॉब पाना आपका कोई अल्टीमेट एम नहीं है। आपका अल्टीमेट एम है खुश होना। तो यही बात प्रकृतिवाद भी कह रहा है कि आपकी जो स्वाभाविक प्रकृति है, जो आपका नेचर है ना, ट्रू नेचर इसको बोलते हैं, ट्रू नेचर है खुश होना। अब खुश होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें। अब जिसके पास सोचो खूब सारा पैसा है, 2 लाख 4 लाख रुपए महीने का आ रहा है, उसके पास रेंट आ रहा है, उसकी दुकानें हैं मार्केट में, क्या वो भी एलटी क्रिकेट टीचर बनना चाहेगा खुशी खुशी पाने के लिए? बताइए। नहीं सर। नहीं बनना चाहेगा। अब आप एलटी क्रिकेट टीचर बन जाओगे तो फिर आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? दूसरे में रहेगा कि घर के पास मेरे को पोस्टिंग मिल जाए, फिर ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। ये तो होगा ना मतलब। तो इस तरीके से अल्टीमेट एम तो हमारा खुश रहना है। वो खुश रहने के लिए जो प्रोसेस होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उस प्रोसेस में हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि हम उस अल्टीमेट एम तक पहुंच ही नहीं पाते। इस पर एक थोड़ी सी एक कहानी है, मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा, आपकी अनुमति होगी तो, क्योंकि टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट ओवर होने ही वाला है ये। एक बार क्या होता है ना, बस 2 ही पॉइंट है वो समझा दूंगा, कहानी इसलिए क्योंकि वो उस पॉइंट से रिलेवेंट है। एक बार क्या होता है कि ये जो सिकंदर का नाम सुना होगा आपने, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा उसको विजेता कहा जाता है विश्व का। वो एक बार विश्व विजय के उसमें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा वर्ड नहीं आ रहा है। अ, विश्व विजय के लिए निकला होता है। ठीक है। अब वो एक नदी के किनारे टेंट लगा करके अपने जो नौकर चाकर या फिर कहीं सैनिक होते हैं उनके साथ विश्राम कर रहा होता है। तो सुबह सुबह के टाइम पे जब वो नदी के पास जाता है, नदी में जाता है मतलब, तो एक उसको भिखारी मिलता है। और भिखारी के पास एक कटोरा भी नहीं होता, मतलब जैसे आप वो खाते होंगे ना, क्या बोलते हैं, कोकोनट, नारियल। तो नारियल का जो आधा पीस होता है वो होता है जिससे वो पानी पिया करता है। तो नारियल का पीस आधा उसके पास रहता है। तो भिखारी बड़ा खुश होता है। तो खुश मतलब कि प्रसन्न दिख रहा होता है। और फटे फूटे कपड़े पहने उसने, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो सिकंदर आता है, उससे कहता है तुम बड़े खुश हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हों या फिर अच्छी जगह पर रहो? ऐसा करके काफी चीजें बोलता है। तो वो सिकंदर पर हंसता है, बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए?" तो सिकंदर बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये संसार जीतना है, और जिस दिन मैं संसार जीत जाऊंगा, ठीक है, तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अब वो भिखारी उस सिकंदर से कहता है चलो ठीक है, माना आप आज ही ये संसार पूरा जीत गए, तो अब जीत गए हो तो अब आप क्या करोगे? तो सिकंदर बोलता है फिर मैं आराम करूंगा। संसार तो जीत ही गया मैं, अब मुझे कुछ करना ही नहीं, तो मैं आराम करूंगा। ठीक है। तो फिर भिखारी हंसता है और बोलता है कि अच्छा, तुम आराम करने के लिए इतना सारा संसार जीतने की कोशिश कर रहे हो? तो सिकंदर बोलता है हाँ। तो तब भिखारी आंसर देता है, कहता है तो वो आराम तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, उसके लिए संसार का जीतना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। जी सर। तो ये है यस अल्टीमेट। सर। उस अल्टीमेट एम तक आप कैसे पहुंचते हैं ये डिपेंड करता है आप पर। महात्मा बुद्ध राजा के बेटे होने के बाद भी, राजकुमार होने के बाद भी, सब कुछ त्याग करके दुख से पार पाने के लिए चले गए। और हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास खूब सारा पैसा होगा तो हमको सुख मिल जाएगा। तो ये सिर्फ भ्रम है हम लोगों का। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप इन बातों से आपने फिर अब तैयारी करना छोड़ दिया एलटी का, ऐसा मत करना। जॉब तो चाहिए ना घर पर चलाने के लिए अपने। ठीक है, वो भी जरूरी सर। है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद का अब जो नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है
सुखी जीवन के लिए प्राकृतिक जीवन सर्वोत्तम है। अब देखो ना, खुश रहना क्या है, प्रसन्न रहना क्या है, इनका अल्टीमेट एम है। एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पी। और अब ये हैप्पी कैसे रह सकते हो आप? जब भी कोई एम आएगा, फिर से याद रखना, जब भी कोई उद्देश्य आएगा, जब भी कोई एम आएगा, तो उस एम को पाने के लिए एक विधि होगी, मेथड होगा। आपको मैंने कल भी पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक मेथड होगा हमारे पास। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलिज्म इज टू बी हैप्पी, टू लिव हैप्पी, एंड टू अचीव दिस हैप्पीनेस वी हैव अ मेथड। एंड व्हाट इज दैट मेथड? है ना, दैट इज नेचुरल लाइफ, प्राकृतिक जीवन। प्राकृतिक जीवन क्या है? प्रकृति ये नहीं कहती कि आप बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, प्रकृति ये कभी नहीं कहती कि आप बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमो। प्रकृति ये कहती है कि भूख लग रही है, कुछ भी खा लो। जानवर खाता है ना, कुछ भी खा लेता है, ठीक। झूठा पीटा नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो कुछ भी खा लो, कुछ भी तो आपको कहीं भी मिल सकता है आराम से। आपको ठंड लग रही है, आपको मतलब कपड़ा पहनना, कुछ भी पहन लो। उसके लिए जरूरी थोड़ी कि वो ब्रांडेड होना चाहिए। 16 लाख का कपड़ा पहन रहे हैं आप, 8 लाख का जूता पहन रहे हैं, है ना। आईफोन लेके चल रहे हैं आप 1.5 लाख का। अब 10,000 का फोन लेके भी जा सकते हैं। आप खुद सोचो, 1.5 लाख का आईफोन आपने लिया और अब आप 15 महीने के लिए 10-10 हजार रुपये किस्त दे रहे हो। बेटर ये है कि एक ही बार में आप 10,000 रुपये दो और 10,000 का फोन ले आओ। वो 14 महीने की टेंशन नहीं हुई। बोलिए, ठीक है। तो इस तरीके से नेचुरल लाइफ अगर आप जीते हैं, आप बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं पालते हैं, तो आप खुश रहेंगे, ऐसा प्रकृतिवाद कह रहा है। और नेचुरल लाइफ मतलब कि अपनी जो आपकी भौतिक आवश्यकताएं होती है, जिनको हम फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताएं बोलते हैं, भूख प्यास, है ना, आराम आदि, ये इन पर निर्भर रहे बस। और ये कहीं भी हो सकती है। आपको थकान लग रही है, आपके पास चारपाई नहीं है, बेड नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप कहीं भी लेट जाओ, नींद आ जाएगी, आप उठ जाओ अगले दिन। जब शादी में जाते हो कहीं, है ना, बारात वगैरह में जाते हो बाराती बन के, तो होता नहीं ऐसा, कहीं भी लेट गए आप, आपको नींद आ गई, और जिस अगले दिन उठे आप, नींद पूरी हुई, तो आपको थोड़ा आराम मिल रहा था। उस समय थोड़ी देखा आपने कि बढ़िया बढ़िया से बेड में सो रहे हो, या फिर आप, ठीक है। फिर है प्राकृतिक जीवन के लिए। अब प्राकृतिक जीवन जिएंगे तो आप खुश रहेंगे। और ये प्राकृतिक जीवन जीने के लिए आपको क्या चाहिए? क्षमता चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। अगर भूख लग रही है, खाना बना दो, पोटेंशियल, ठीक है। भूख लग रही है, जाओ जंगल में फल तोड़ लाओ, पोटेंशियल। शेर को भूख लगती है, तो शेर शिकार के लिए दौड़ जाता है, उसकी क्षमता है शिकार करना। किसी का माइक अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर लीजिए। समायोजन, जितना मिल रहा है खुश रहो उसमें, ज्यादा की तुम इच्छा मत करो, ठीक है। परिस्थितियों परिस्थितियों पर नियंत्रण करना जरूरी है, परिस्थितियों पर नियंत्रण करना है, लेकिन हम पर परिस्थितियों का नियंत्रण होता है, ठीक है। परिस्थितियों का नियंत्रण मतलब कोई दुख आ गया है तो आने दो, क्या दिक्कत है, छोड़ो। अब हम टेंशन लेंगे तो दुख दूर थोड़ी हो जाएगा। हमको उस दुख से बाहर कैसे निकलना है, इस पर विचार करो, चिंतन करो। तो फॉर नेचुरल लाइफ, कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल एडजस्टमेंट एंड कंट्रोल ओवर सर्कमस्टेंसेस आर इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्ट वन इज राज्य का केवल व्यवहारिक अस्तित्व है। राज्य मतलब स्टेट का क्या है? सिर्फ व्यवहारिक अस्तित्व। व्यवहारिक का मतलब जानते हैं, प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस। जैसे राज्य क्या है? आप 10-15 लोग थे, आपने एक को राजा बना दिया, और बाकी जो 8-9 लोग हैं वो जनता बन गए, तो बन गया राज्य। अब जिसको आपने राजा बनाया, उसका कहना तो मानोगे ही मानोगे ना। जैसे हमारा राज्य उत्तराखंड है, अब उत्तराखंड में आपने उत्तराखंड का मुखिया बना दिया धामी जी को। अब धामी जी को आपने मुखिया बनाया है, तो आप उनकी जनता हो। अब धामी जी जैसा करेंगे, जैसा आपसे कहेंगे, आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है राज्य की। तो इतना ही अस्तित्व है। जिस दिन आपका मन करेगा, आप मानना बंद कर दो। अब जो लोग धामी जी को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, तो वो उनकी बातों को क्रिटिसाइज करते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, उनकी बातों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी कहीं की किसी बात को मानते ही नहीं है। ये तो होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि राज्य कुछ नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, राज्य तो हमने बना रखा है, व्यवहारिक महत्व है इसका, प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है, बाकी कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो आई होप कि समझ में आया होगा। आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आपका वेलकम है, आप व्हाट्सएप में, फोन पे, जैसे मर्जी वैसे पूछ, ठीक है। तो 8:30 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ।